Hello everyone, Assalamu alaikum. So welcome to our channel Physics with BKS. So today I am going to start projectile motion जो हमने फार्मूला सीरीज स्टार्ट की थी, तो इसका कोई रिवीजन मैं आपको दूंगा जितना जल्दी हो सकेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो पार्ट्स होंगे, फार्मूलाज वगैरह, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले होती क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। ये 2D मोशन का टाइप है। अगर 2D मोशन के मैं टाइप्स को डिवाइड करूँ तो बेसिकली 2D मोशन के दो टाइप हैं। एक तो है सर्कुलर मोशन, एक है आपका सर्कुलर मोशन, दूसरा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसकी वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड भी है। फिलहाल हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन। आपके पास जो है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक होता है उसमें एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस और तीसरा होता है जेड एक्सिस। इसको थोड़ा मैं अलग अलग करके आपको थोड़ा समझाऊंगा ताकि इसको प्रोजेक्टाइल की आपको मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट टाइप फील है। अच्छा, किन भी दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान अगर मोशन हो रही हो, अगर एक्स और वाई के दरमियान हो रही हो, एक्स और जेड के दरमियान हो रही हो, या जेड और वाई के दरमियान हो रही हो, यानी कि इट इज़ बेसिकली अच्छा अगर मैं इन दोनों को छुपा दूँ वाई और जेड को, तो ये हो जाएगा 1D। अगर सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में मोशन हो रही है, जैसे कि कार स्टार्ट होती है वो सीधा स्ट्रेट जाती है, सो दिस इज़ बेसिकली वन डायमेंशनल मोशन। बट इफ़ द मोशन इज़ अकरिंग इन बिटवीन टू अपना जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इफ़ द मोशन इज़ अकरिंग बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस, अगर इस तरह से, तो ये जो है इसका कुछ पार्ट एक्स के अंदर भी है, इसका कुछ पार्ट वाई के अंदर भी है। सो दिस इज़ बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अच्छा, और तीसरी डायमेंशन वो किस तरह से होती है? जब आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हो और स्पेस के अंदर जाते हो। आपके अगर जहन में सवाल आ रहा है कि 3D मोशन कहाँ होती है, तो याद कर लो ये स्पेस में होती है। और जो नॉर्मली प्लेन वगैरह की मोशन को हम अगर जो प्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ वगैरह करता है, तो उसको अगर स्पेस के अंदर हम देखते हैं तो इसको हम 3D मोशन कंसिडर करते हैं। बट दैट इज़ नॉट दी कंसर्न हेयर। हमें ये 3D मोशन वगैरह नहीं पढ़नी, हमें टू डायमेंशनल मोशन पढ़नी है। तो टू डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन किस तरह से होगी ये हम बोलेंगे, इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल की अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सप्लेनेशन बढ़ती जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन खुद ब खुद बनती जाएगी। मैं डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टाइप्स होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपके पास ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, एक होता है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ओब्लीक पी लिख रहा हूँ मैं। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, आपको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती तभी आपको मसला होता है। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होती है? ये ओब्लीक प्रोजेक्टाइल जब आप अगर आपके पास ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आवर रेफरेंस लेवल या ग्राउंड या अर्थ बोल दो। ये आपके पास क्या है? ग्राउंड। जब आप ग्राउंड के साथ कोई एंगल बनाकर किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दो u, ठीक है। अब देखो ये जो u है, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करके लिखूं, तो ये जो u है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इसकी एंगल किसके साथ है? ग्राउंड के साथ। तो एक बनेगा u cos थीटा। याद कर लो, ये जिसके साथ एंगल लगा हुआ हो वो साइड आपकी होती है cos थीटा, भले y के साथ लगा हो, ठीक है, उसके साथ cos लगता है। और ये जो दूसरी साइड है ये क्या हो जाएगी? u साइन ऑफ थीटा। u इज़ बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने इसको एंगल दी है और दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ रहा है। ये इसकी जो वेलोसिटी है वो दो कोऑर्डिनेट के अंदर आ रही है। इसके पास जो है वो यू एक्स भी है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यू वाई भी है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब हो क्या रहा है? यहाँ से ये बॉडी जाएगी स्ट्रेट इस तरह से और ये अपना पाथ कवर करेगी और बिल्कुल ये अपनी इस पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी u। अच्छा, अब ये जो मोशन हुई जिसमें हमने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया और इस डायरेक्शन के अंदर ये जो मोशन हुई, यानी कि अपना जो हाफ सर्किल है उसकी तरह, बिल्कुल कंप्लीट हाफ सर्किल तो नहीं है लेकिन इसी पैटर्न का अगर आपके पास मोशन हो, दैट इज़ नोन एज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अब ये जो इसने पाथ हमने ट्रेस किया है, ये जो पाथ हमने ट्रेस किया है प्रोजेक्टाइल का, तो याद कर लें जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का
जो कवर होता है उसे हम नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्टरी ट्रेजेक्टरी बेसिकली क्या है? इट इज़ पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो पाथ कवर करती है उसे हम नाम देते हैं ट्रेजेक्टरी। अच्छा, अब जिस भी बॉडी को हमने फेंका है, जिस भी बॉडी को हमने थ्रो किया है, सपोज करो कोई भी बॉडी है जिसका मास है में बॉल है, वेदर बॉल और गोल्फ बॉल है, यानी मतलब कुछ भी जो भी बॉडी है या कोई मास है, वो जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है उसे हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रोजेक्टाइल आप किसको बोलोगे? इट इज़ द ऑब्जेक्ट कवरिंग प्रोजेक्टाइल। ये सारा इसका मतलब समझ लो कि नोमेनक्लेचर है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये ग्राउंड के साथ ये मैक्सिमम पॉइंट इसका क्या है? ये वाला इसका मैक्सिमम पॉइंट है। तो इसको अगर हम यहाँ से ग्राउंड से लेकर जाएं तो इसको हम नाम देंगे क्या? मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट जो कि प्रोजेक्टाइल ने कवर की, तो इसको हम नाम देते हैं मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये जो यहाँ से लेकर बॉडी गई है और यहाँ तक, इसको ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है इसको हम नाम देते हैं रेंज का। RANGE रेंज। इसको आर के साथ या एक्स के साथ हम शो करते हैं। इट इज़ बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अगर मैं रेंज को यहाँ पर लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं? इट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। इट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब ये तो हो गई ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह। यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, और इसको इस जो ये मोशन हो रही है ना थ्रू आउट, इसमें मोशन में थ्रू आउट ग्रेविटी एक्ट करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। हर पॉइंट पर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, ये बात आपने याद कर लेनी है। और जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल, जिसको हम नाम देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दीज आर दी थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, और इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सुपरपोजिशन। अच्छा, अब एक चीज़ याद कर लें, इसमें ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है, मैंने आपको बताया कि ये जो मोशन है वो 2 डायमेंशन के अंदर हो रही है। तो ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि ये जो दोनों मोशंस हो रही हैं ना, यानी कि एक मोशन एक्स एक्सिस वाली और दूसरी जो मोशन है वो वाई एक्सिस वाली, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। यानी कि दिस मोशन इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस मोशन एंड दिस मोशन इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस मोशन। दी both motions are occurring independently. This principle is known as principle of superposition of projectile या principle of projectile, इसको आप सिंपली बोल सकते हो। यानी कि ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट एक्ट करती हैं। इसको प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। इंडिपेंडेंस यानी कि एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करेगा और वाई एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वर्टिकल में वेलोसिटी आपकी कम ज़्यादा हो रही है, अगर वर्टिकल में आपकी वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है टाइम के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी ये भी टाइम के साथ कम ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये अपनी अलग से चल रही है और ये जो है मोशन अलग से चल रही है। और आगे चलकर मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि ये जो दोनों मोशन है ना, एक्स और वाई की, आप प्रोजेक्टाइल मोशन आपको न्यू लगती है क्योंकि काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन जो है ना आपने ठीक तरीके से नहीं पढ़ा हुआ। काइनेमेटिक्स जब आप ठीक तरीके से पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि ये दोनों मोशंस जो हो रही हैं, एक्चुअली ये जो प्रोजेक्टाइल है ये एक्स एक्सिस वाली मोशन एंड वाई एक्सिस वाली मोशन दोनों को जमा करके एक ही मोशन बनाई गई है और उसका सुपर पोजिशन इज बेसिकली रिजल्टेंट। यानी कि एक्स और वाई की जो मोशन हो रही है इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, बट इसको हम सिंप्लीफाई करके मतलब इसका एक्सरे करके बिल्कुल पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, अब देखें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है।
जब आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी को एक ही कंपोनेंट दो वेलोसिटी का, दैट इज़ यू एक्स। उसके बाद ये जो बॉडी है ये ग्रेविटी इस बॉडी पर एक्ट करेगी, ठीक है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो इसका पाथ जो बन जाएगा वो इस तरह से पाथ बन जाएगा। तो इसका पाथ ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो मोशन हो रही है इस टाइप की, इसको आप नाम देते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। उस मोशन में ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में बॉडी के पास एक सर्टेन वेलोसिटी थी u, दोनों में फ़र्क क्या है, और ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा था। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, ग्राउंड के साथ नहीं बन रहा, और सर्टेन हाइट पर है। और बॉडी को ये बात इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट गिवन है, दैट इज़ दी यू एक्स, एंड दैट इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ओनली कंपोनेंट गिवन टू दी बॉडी। इस बॉडी के पास क्या था, इसको अगर एंगल थीटा के साथ हमने फेंका है, तो अगर इसके दो कंपोनेंट्स आप निकालोगे तो इसका एक कंपोनेंट निकलेगा u cos थीटा, और दूसरा निकलेगा इसका u sin ऑफ थीटा, u sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो मोशन है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इसको गिरने में कितना टाइम लगता है, इसको गिरने में कितना टाइम लगता है, दैट इज t। वो हम बाद में पूरी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ओब्लिक की करेंगे। ओब्लिक को थोड़ा मैं डिटेल्ड करके समझाऊंगा ताकि आपको पता चले, और उसके फार्मूलाज लिखेंगे मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, टाइम पीरियड का, तो ये आपका जो है वो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ओब्लिक में यहाँ पर अगर बनाऊँ, ये इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टली, ये यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में फेंकी है बॉडी, इसकी वेलोसिटी है u, ठीक है। इसको मैं नीचे करके बना लेता हूँ, ये इस तरह से। और ये क्या है, u cos थीटा, और u x, और ये क्या है, u sin थीटा, u y। u बेसिकली इज इनिशियल वेलोसिटी, u sin ऑफ थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, और u x क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये क्या है बॉडी की, ये बॉडी की मैक्सिमम हाइट है, और ये बॉडी की रेंज है, और ये जो बॉडी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये क्या है बॉडी की, ये बॉडी की रेंज है। थोड़ी देर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अच्छा, तो अब देखो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन आपने अलग से देखनी और वर्टिकल मोशन अलग से देखनी। याद कर लो, प्रोजेक्टाइल में या काइनेमेटिक्स के केसेस में हम फ्रिक्शन जो एयर के थ्रू हो रहा हो, या बाकी जो फ्रिक्शन एयर के थ्रू, या कुछ भी जो फ्रिक्शन हो रहा, फ्लूइड फ्रिक्शन वगैरह, ये सारे हम इग्नोर कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ के रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं मोशन पर, वो सारे हम इग्नोर करते हैं। यानी कि ये जो केसेस हम पढ़ते हैं वो आइडियल केसेस हैं। अब ये हम क्यों करते हैं, अगर मैंने बॉल को फेंका इस डायरेक्शन में, तो हवा अगर इस डायरेक्शन से चल रही है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बाल पीछे चला जाएगा। तो ये हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो सही से नहीं बनेंगी, ताकि इन कैलकुलेशंस में हमें मसला ना हो, इसी वजह से इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। और ये हम आइडियल केसेस वगैरह पढ़ते हैं जो नॉर्मली नहीं होते। लेकिन अगर इन केसेस को हम इंक्लूड करेंगे तो फिर हमें इनका एस्टीमेट पता होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, होने के चांसेस हैं, ताकि हमें बाकी चीज़ें पता पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यू साइन ऑफ थीटा और यू कॉस ऑफ थीटा। एक चीज़ आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ये मैं जो फार्मूलाज ड्राइव करूँगा वो उसी लेक्चर में से करूँगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, बेसिकली टाइम इन विच द बॉडी रिमेन्स इन एयर, ठीक है। और एक टाइम होता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जो स्मॉल टी के साथ मैंने शो किया था पिछले लेक्चर्स में। आपको पता है कि मैंने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ड्राइव किया था, वो किसके इक्वल था, u/g, ये था u/g। अब ये किसके लिए था, वन डायमेंशनल मोशन के लिए। अब मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, मोशन हो रही है, यानी कि बॉडी को अगर मैक्सिमम हाइट तक जाना है तो ये टाइम किसके लिए चाहिए, इसको यहाँ से लेकर ये यहाँ तक चाहिए, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी कौन सी है, u साइन ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल के लिए आपका मॉडिफाई हो जाएगा, और ये इक्वल होगा u साइन थीटा/g। ये किसके लिए है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने ये फार्मूलाज वगैरह ड्राइव किए हैं, ठीक है। ये टाइम किसके इक्वल है, u/g।
और u वर्टिकल के लिए हम रखेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट, और हाइट क्या है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है, तो u साइन थीटा विल बी इक्वल टू यू विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा और अपान में g रखेंगे हम। अच्छा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये यहाँ तक इसको पहुँचने में टाइम कितना लगा t1, और बाकी ये वापसी अगर आएगा इसी डायरेक्शन में नीचे आने में इसको टाइम कितना लगेगा t2, यानी कि ये ऊपर वाला टाइम t1 और नीचे वाला टाइम कितना t2। तो इसको अगर हम t प्लस टी कर दें, क्योंकि दोनों सेम है, ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल मिलेगा हमें t प्लस टी के, यानी कि 2t के। तो 2t की जगह t की जगह हमें क्या रखना है, t की जगह हमें रखना है u साइन थीटा अपान जी। सो दिस विल बिकम 2u साइन थीटा अपान जी। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। एक फार्मूला क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट u साइन थीटा अपान जी, अगर एंगल ग्राउंड के साथ गिवन हो, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u साइन थीटा अपान जी। अच्छा, अब एक चीज़, मज़े वाली चीज़ देखो, ये फार्मूलाज जल्दी जल्दी में ड्राइव होंगे और ये वन शॉट वीडियो है वैसे भी, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपको समझ में आए। रेंज किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद कर लो, ये जो ग्रेविटी है ना आपकी, ये ग्रेविटी एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस में एक्ट करती है। वाई एक्सिस में एक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो मोशन वाई के अंदर हो रही है उसको अफेक्ट करेगी, वाई के अंदर जो मोशन हो रही है उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। एक्स के अंदर जो मोशन हो रही है, एक्स में एक ही फ्रिक्शन फोर्स लग सकता था, जो कि था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर वगैरह का, क्योंकि एयर हमेशा बॉडी जिस डायरेक्शन में जाती है फ्रिक्शन उसके अपोजिट जाता है, लेकिन वो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इसकी वजह से जो हमारा मोशन यानी कि कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट मोशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स। इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, ये कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन, कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, ये क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो कंपोनेंट वेरी करता है वो है यू वाई, यानी कि यू वाई चेंजेस विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ वेरी करेगा। अच्छा, एक चीज़ ये, अब आपने क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। अब आपने डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल निकालना है, तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है फॉर्मूला को। डिस्टेंस के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है सिंपल, वो किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेंज के। तो मैंने आपको बताया कि रेंज को आर के साथ भी शो करते हैं और एक्स के साथ भी शो किया जाता है। तो इसको मैं अगर आर लिख लूँ, आर इज इक्वल टू वी की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, वी। इसके 2-3 फार्मूलाज हैं, वही बताऊँगा। अगर आप एक ही रेंज का फार्मूला याद कर लेते हो, मुझे पता है तभी आपको जो है ना मसला होता है। यू स्क्वायर, एक सेकेंड, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये रेंज का फार्मूला आपको याद होता है। फिर जब बेसिक प्रॉब्लम आता है तो फिर आप उसको गलत कर लेते हो। बेसिक फार्मूला ये है, इसमें से ये ड्राइव होगा। अब वेलोसिटी के लिए, अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि ये रेंज जो है एक्स एक्सिस में कवर हो रही है, एक्स एक्सिस के लिए आपको वेलोसिटी भी कौन सी चाहिए, एक्स की। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, यू एक्स, तो यू एक्स, और ये यहाँ पर मैंने क्या रखा, यू एक्स इंटू टी। अच्छा, अब टी देखो, टी कौन सा चाहिए, सिर्फ टी नहीं चाहिए, स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल टी है। ये रेंज जब कवर होगी ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको टाइम ये ऊपर जाने में लगा t1, नीचे आने में लगा t2, तो पूरी मोशन का टाइम चाहिए जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे कैपिटल टी। तो ये है बेसिक रेंज का फॉर्मूला, वी एक्स इंटू टी। अब यू एक्स, यहाँ वी एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है वी कॉस थीटा के। तो यहाँ पर आपने क्या रखना है, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, अब तीसरा फॉर्मूला, ये जो आप पढ़ते हो वो किस तरह से ड्राइव होगा रेंज का, वो इस तरह से ड्राइव होगा कि आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे टाइम पीरियड की, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेसिकली यू एक्स, और टाइम की जगह क्या रखोगे, 2, इसको हमने ओपन करके लिखना है किस तरह से, यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपान जी। अब जो 2 अपना, इसको हम क्या करेंगे, 2 को अब करते जाओ जिस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो होता है वो किस तरह से होता है, ये आप पढ़ते हो और ये आपको पता नहीं होते, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर किस तरह से आप करोगे,
टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास जो होता है ना वो इक्वल होता है किसके, साइन टू थीटा के, साइन टू थीटा। अब यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये यहाँ से हटाना है आपको और टू थीटा उसकी जगह पर रखना है। तो किस तरह से करोगे, ये कॉस थीटा आपने हटाना है और ये साइन थीटा, टू साइन थीटा आपने हटाना है। तो ये टू साइन थीटा आपने हटाना है, तो बाकी क्या बच रहा है, ये यू बच रहा है ऊपर और जी। तो ये इस तरह से बच जाएगा यू स्क्वायर अपान जी, और इसके बदले में आपने क्या लिखना है, साइन टू थीटा। तो ये आपने लिखा साइन टू थीटा। तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। रेंज का फॉर्मूला किसके इक्वल मिला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी, थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था। तो ये है रेंज का फॉर्मूला। याद क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला याद करना है, वी यू एक्स इंटू टी, और ये टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज़ फॉर द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और रेंज यू की जगह, यू एक्स की जगह क्या रखोगे, यू कॉस थीटा, टाइम की जगह पर अपना टाइम का वैल्यू रखोगे फ्लाइट का, तो ये आपका पूरा जो है वैल्यू आ जाएगा। यानी कि तीनों फार्मूलाज आपके इस तरह से ड्राइव होंगे, ठीक है। अब आपके पास एक फार्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, वो आप किस तरह से निकालोगे। अच्छा, और एक फार्मूला आपके पास क्या था, मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट का हमने फार्मूला निकाला था जो कि काइनेमेटिक्स के अंदर था, वो किसके इक्वल था, यू स्क्वायर अपान टू जी। अब वही मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। और मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में हो रही है, वाई के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी रखनी है वाई की। तो वाई की वेलोसिटी अगर आप रखोगे इस फार्मूला में, तो ये जो फार्मूला बन जाएगा आपका यू वाई का स्क्वायर अपान टू जी। अब यू वाई किसके इक्वल है, यू साइन ऑफ थीटा के। तो यू साइन थीटा इसका स्क्वायर अपान टू जी, और ये आपका फार्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपान टू जी। अब ये जो है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। और मैक्सिमम हाइट किसकी इक्वल होती है, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होती है, ये तो हमने मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं बार बार, मैक्सिमम मैक्सिमम। तो ये वाला मैक्सिमम है, लेकिन ये जो हाइट है किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, ये यू स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, और दूसरा ये आपके पास साइन के स्क्वायर के साथ, याद कर लो, साइन के साथ प्रोपोर्शनल नहीं है, साइन के स्क्वायर के साथ, ये चीज़ आपने याद करनी है। और ये अपना ग्रेविटी वगैरह के साथ डिपेंडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने अर्थ की रोटेशंस वगैरह को इग्नोर किया है। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूँ, अगर मैं, अच्छा आपसे प्रॉब्लम किस तरह से पूछता है, फॉर अ फिक्स्ड एंगल या फॉर अ गिवन एंगल। गिवन एंगल जब भी लिखा हो तो समझ लो कि उसने बोल दिया है कि एंगल जो है वो फिक्स्ड है। फॉर अ गिवन एंगल या फॉर अ फिक्स्ड एंगल, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, if v is doubled, if v is doubled, then h will be, h will be, अच्छा फॉर अ गिवन एंगल या गिवन और फिक्स्ड एंगल फॉर प्रोजेक्टाइल, ये बोलेगा तभी आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर देखो h किसके साथ प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर अगर u को डबल करूँगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा 4u स्क्वायर। यानी कि पहले के वैल्यू जो था यू स्क्वायर, उसके साथ अब क्या होगा, ये 4 टाइम्स वैल्यू बढ़ गई। तो आपकी हाइट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी इसको डबल करने से। तो ये आपने चीज़ समझ लेनी। तो अच्छा, अब आपने एक चीज़ देखनी है कि ये हाइट कब मैक्सिमम होगी। ये हाइट जो है मैक्सिमम होती है, ये वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलता है, और ये वैल्यू कितना होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलता है यू स्क्वायर अपान टू जी के इक्वल मिलता है। ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। और ये आपको तब मिलता है जब आपके पास साइन थीटा 90 डिग्री के बराबर हो, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर आप करते हो तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही आता है। तो h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपान टू जी। अच्छा, अब रेंज के साथ क्या चक्कर होता है, रेंज कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम वगैरह होता है, आपने ये भी थोड़ा सा इसको देख लेना है। रेंज को आपने किस तरह से करना है, अब रेंज का फॉर्मूला किस तरह से, ये थोड़ा टिपिकल है। रेंज इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। अब रेंज किसके साथ प्रोपोर्शनल है, रेंज प्रोपोर्शनल है किसके साथ, यू स्क्वायर के साथ। और दूसरा रेंज प्रोपोर्शनल है किसके साथ, साइन टू थीटा के साथ। अब आप बोलोगे कि टू कांस्टेंट है, ये इसके अंदर नहीं आता प्रोपोर्शनलिटी के अंदर, तो ये मैंने चीज़ आपको बताई थी। तो अगर मैं ही ये चीज़ बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ होगी। यहाँ पर ये टू खाली इसका नहीं है, ये टू इस पूरी इस क्वांटिटी के साथ है, ठीक है। ये अलग से इंडिविजुअल नहीं है, अगर वो होता तो निकाल देते। इसमें किस तरह से आप करोगे, यानी कि साइन टू थीटा का जब वैल्यू मैक्सिमम होगा तो आपकी रेंज मैक्सिमम होगी, आर मैक्स। और साइन टू थीटा मैक्सिमम कब आएगा, साइन टू थीटा मैक्सिमम कब आएगा, ये मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। इस तरह से करो,
1 के इक्वल होती है। यहाँ साइन 2 थीटा जो है मैक्सिमम कितना होता है जब वैल्यू वगैरह आती है तो 90 डिग्री के। ठीक है, इस तरह से करो, इसको मुझे समझाने दो। अच्छा, इस यानी कि जो अभी बता रहा हूँ वो समझो, वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। साइन 2 थीटा यानी कि रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। अच्छा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो साइन का वैल्यू मैक्सिमम आए। आपको पता है कि साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो साइन 2 थीटा किसके, ये जो थीटा है किसके इक्वल होना चाहिए? तो ये जो थीटा है ये 45 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तभी ये साइन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा साइन 90 के। और ये साइन 90 किसके इक्वल होगा? ये 1 के। तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि रेंज मैक्सिमम इज़ पॉसिबल व्हेन, रेंज मैक्सिमम जो है वो कितनी हो रही है जब एंगल आपका, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री के ऊपर है। यानी कि जब आप 45 की एंगल पर इसको फेंकोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाएगा, और आप 90 के ऊपर फेंकोगे तो वो सीधा जाएगा और गिरेगा, मतलब उसकी हाइट क्या होगी? मैक्सिमम। तो ये आपने चीज़ समझ लेनी है। अच्छा, एक चीज़ और समझाऊँ जो प्रॉब्लम्स में आपने देखी होगी, ये एमडीकेट वगैरह में सवाल वगैरह आते हैं कि अगर एंगल को बढ़ाते जाएं शुरू में तो हाइट और रेंज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, जब आप एंगल को बढ़ाते जाओगे तो साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो हाइट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और ये कब तक आएगी? जब तक आप 90 तक नहीं पहुँचोगे। ठीक है। अच्छा, आपसे बोला जाए कि एंगल की वैल्यू हम बढ़ाते हैं 90 डिग्री तक, तो बताओगे क्या होगा? तो ये हाइट की वैल्यू तो इंक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि 90 तक आएगा तो 90 तक ही आएगी मैक्सिमम, यानी कि हाइट इंक्रीज़ करता जाएगा, ये वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। रेंज के साथ क्या होगा? रेंज के साथ मैंने बताया आपको कि रेंज 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। ये सिर्फ एक ही एंगल है जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। अच्छा, ये मैं उसको आपको मज़ीद बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझो। तो जब आप इस वैल्यू के नज़दीक जाओगे तो रेंज बढ़ेगी, आर मैक्स इंक्रीज़। लेकिन 45 के बाद क्या होगा कि ये रेंज कम होती जाएगी, रेंज आर मैक्स डिक्रीज। जब एंगल कम होती जाएगी 45 से तो एंगल अपना रेंज कम होती जाएगी। तो 45 पर मैक्सिमम होती है और उससे पहले जो है ये वैल्यू कम होती है, तो मैक्सिमम तक जाएंगी, उसके बाद ये वैल्यू कम होता जाएगा। अच्छा, तो आपने इसको किस तरह से करना है? आपने इसको इस तरह से करना है कि रेंज फर्स्ट विल इंक्रीज, ऑप्शन है ऐसे, ऐसा प्रॉब्लम है तभी ये समझा रहा हूँ। रेंज इट विल इंक्रीज फर्स्ट इंक्रीज अप टू 45 डिग्री, देन डिक्रीज। तो ये समझ लो, ये आप लोग को समझ आया। अगर एंगल को बढ़ाए 90 डिग्री तक तो हाइट क्या होगी? हाइट तो बढ़ती जाएगी, रेंज 45 तक बढ़ेगी, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगी। फर्स्ट इट विल इंक्रीज अप टू 45 देन डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, रेंज किन दो बॉडीज़ का सेम होगा? एंगल कितना होना चाहिए? तो याद कर लो, रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री, ये काफ़ी सवाल आपने देखे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है, आर जो है वो सेम होता है। अब ये किस तरह से होता है? अगर एक बॉडी मैंने फेंकी है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री पर, तो उसकी रेंज आ रही है सपोज करो 75 मीटर। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि दूसरी में बॉडी किस एंगल पर फेंकूँ जो इसी रेंज पर, यानी कि दोनों की रेंज क्या हो? इक्वल। तो दूसरी बॉडी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ये दो ऐसी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसमें से अगर एक 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? जो 90 है तो दूसरा होगा 60 डिग्री। अब 60 आप देखोगे ना, एंगल बढ़ी है तो इसकी हाइट ज़्यादा होगी, लेकिन ये इसकी रेंज सेम होगी, क्योंकि इसका एंगल बढ़ा हुआ है 60 डिग्री, तो इसकी हाइट ज़्यादा हुई और ये रेंज आकर दोनों की इक्वल हुई। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दोनों का सम 90 हो, एक 15 पर फेंके तो दूसरा किस पर फेंकेगा? दूसरा फेंकेगा मेरे ख्याल से 75 पर। 75 और 15 कितना हो गया? 80, 80, 10, 90। तो इस तरह से जो है आपने सवाल करने हैं। अगर एक 45 पर फेंका है तो दूसरा भी 45 पर फेंकेगा, एक अगर फेंका है 20 डिग्री पर तो दूसरा फेंकेगा 80 डिग्री पर। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उन दोनों की रेंज जो है वो इक्वल होती है। ठीक है। अच्छा, और आपसे एक बार सवाल पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये इसमें थोड़े टाइम्स में मैंने जो है ना ऑलमोस्ट तकरीबन चैप्टर आपका कवर कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आपसे कभी कभी सवाल होता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ और देखो, एक फॉर्मूला है जो कि वेलोसिटी वी वाई का है। तो आपके पास वेलोसिटी किसके इक्वल होती है?
टाइम के साथ जब वेरी कर रही हो, जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। जब ऊपर जा रही होती है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्योंकि ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव है। ये बेसिकली ये वाला फार्मूला है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी या जी टी। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, v को मैंने फाइनल वेलोसिटी को v लिखा है और इसको u लिखा है। अच्छा, अब ये जो v है ये अगर y एक्सेस में मैं सपोज करूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चेंज की वेलोसिटी जो हो रही है वो v का y कंपोनेंट हो रहा होता है, अपना x नहीं हो रहा होता। x जो है वो थ्रू आउट सेम रहता है। ठीक, अब एक चीज़ देखो, ये जो वी वाई है यहाँ पर, अगर वी वाई है तो ये भी वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए, वी वाई की। तो ये आपका हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर टाइम टी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दिस। अगर टाइम टी के बाद आपसे वेलोसिटी पूछे तो वो वेलोसिटी इसके बराबर होगी, और कौन सी वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी। अच्छा, एक्स की वेलोसिटी किसके इक्वल रहती है, टाइम कितना भी गुजर जाए एक्स की वेलोसिटी, क्योंकि एक्स में कोई भी आपकी ग्रेविटी का फोर्स नहीं लग रहा होता, ये जो फोर्स है वो जीरो रहता है। तो अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालोगे यू माइनस जी टी और ये एक्स के अंदर रखोगे तो ये टोटल टर्म जीरो है, तो ये वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स, यानी कि टाइम गुजरने के बाद भी जो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला मिल रहा है वो यू एक्स के इक्वल मिल रहा है। अच्छा, दोनों वेलोसिटी अगर हमारे पास दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो हम इनका सम निकाल देते हैं। किस तरह से, अगर आपके पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में वी वाई, सॉरी अपना वी एक्स, और इस डायरेक्शन में है वी वाई, और ये एंगल आपके इसके साथ है, तो इसका जो v निकालोगे आप, वो v किस तरह से निकालते हो, दोनों का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लेते हो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आपसे अगर बोला जाए कि आपके पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड और इसकी 4 मीटर पर सेकंड, तो बॉडी की इन ओरिजिनल वेलोसिटी बताओ। तो आपने किस तरह से निकालनी है, आपने करना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 स्क्वायर आएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 प्लस 9 होता है 25, और अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 मीटर पर सेकंड। सो द ओरिजिनल आर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 5 मीटर पर सेकंड। तो आपने इस तरह से इसको निकालना है। अच्छा, अगर वेलोसिटी वी वाई आपको गिवन हो, लेकिन अगर ना गिवन हो तो एक फार्मूला ये है, दूसरा आप वी वाई की जगह पर ये वाला फार्मूला भी रख सकते हो। तो वी विल बी इक्वल टू, वी की जगह एक्स, वी एक्स की जगह क्या रखोगे, यू कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, और आपके पास क्या है यू साइन थीटा माइनस जी टी और इसका स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, एक ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें करनी है। लेकिन मुझे आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना था। तो अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप किस तरह से देखोगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैक्सिमम हाइट पर जो है फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। अच्छा, तो अगर मैक्सिमम हाइट तक मैं देखूं तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और मैक्सिमम के अंदर बॉडी जो है, बॉडी का कौन सा कंपोनेंट, यानी कि मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में है बेसिकली, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ज़ीरो होगा, ये वी वाई ज़ीरो होगा। तो प्रोजेक्टाइल में अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कब ज़ीरो होती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ज़ीरो, ये MCQ अगर पूछा जाए 08, तो अगर पूछा जाए ऑप्शंस में मैक्सिमम हाइट, ऑप्शन बी अगर पूछा जाए कि 8 लॉन्च मतलब जब उसको फेंका गया है, ठीक है, और सी ऑप्शन 8 लैंडिंग, और डी ऑप्शन हो कि नन ऑफ दिस, तो ये जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो ज़ीरो कब होती है, तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अब ये क्यों, ये मैंने आपको अभी बोलोगे आपके, मैंने बोला कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो मैंने ये तो बोला कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन वी वाई ज़ीरो होती है। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी यू एक्स की वो तो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट मोशन, तो अगर 3 मीटर पर सेकंड पहले थी, ये तो ज़ीरो हो जाएगी चाहे कितनी भी हो, लेकिन ये तो ज़ीरो नहीं होगी, ये तो बॉडी के पास होगी। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉडी के पास जो एक कंपोनेंट बचता है वो कौन सा होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होता। लेकिन जब बॉडी नीचे को आती है तो फिर वर्टिकल वेलोसिटी आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि बॉडी जब नीचे को आएगी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है u प्लस जी टी,
क्यों प्लस किस लिए? क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और वेलोसिटी बॉडी की डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इसकी तरह से आपने इन एमसीक्यूज में फंसना नहीं है और खुद को फंसाना भी नहीं है, और किसी और को भी वो फंसा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है, फिर उसको भी बता देना। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या है? काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछी जाएगी बॉडी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ एट मैक्सिमम पॉइंट, तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला क्या है? 1/2mv²। ये होता है, ये तो सबने पढ़ा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या था? vx² प्लस vy²। अब ये तो था ज़ीरो, तो बॉडी किसके इक्वल होगी? ये vx² का अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगी vx, यानी कि बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिखूंगा 1/2m और vx का स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर आप निकालोगे तो ये किस तरह से हो जाएगा? 1/2m और vx का स्क्वायर क्या हो जाएगा? v² कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट मैक्सिमम हाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके इक्वल है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछे, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछी जाए तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है? जब आप ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर चले जाओ। तो ग्राउंड से कितना ऊपर जा सकते हो? मैक्सिमम हाइट जितना, क्योंकि मास फिक्स्ड है और ग्रेविटी भी फिक्स है। ठीक है, सो मास फिक्स है और ग्रेविटी फिक्स है, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट अगर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपको, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर किस तरह से निकालोगे? mg और मैक्सिमम हाइट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसके इक्वल था? u²/2g, और u कौन सा था? y वाला। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल में है अपना हाइट mg, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा u² sin स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2 और g। ठीक है, तो ये g से g खत्म हो जाएगा, और ये आपका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1/2m u² साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब आपने एक चीज़ याद करनी है कि इस पोटेंशियल एनर्जी वाले फार्मूले में साइन आ रहा है और काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में कॉस आ रहा है। तो ये चीज़ें याद करनी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है और काइनेटिक एनर्जी का, ये दोनों मैंने आपको फार्मूले बता दिए। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं। अब किस तरह से वो होते हैं, आपसे कभी कभी बोला जाता है कि टाइम पीरियड, ठीक है लाइट चली गई, तो इसको वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा बस एडजस्ट करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। थोड़ा मैं क्वेश्चंस बता दूं आपको जो पास्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, सो एक फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड बोल रहा हूँ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? तो टाइम पीरियड, एक जो टाइम पीरियड होता है t1, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, अगर एक बॉडी को हमने टाइम पीरियड, सपोज करो एक का बॉडी का टाइम टी है और उसके लिए हमने एंगल थीटा कंज्यूम कर लिया है, तो दूसरे के लिए कितना होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए। तो t2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? t1/t2, और ये अपना t1/t2, इसका रेशियो आपने निकालना है। तो रेशियो किसके इक्वल मिलेगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये डिवाइड होगा, कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में तो जी चली जाएगी ऊपर, और ये जो टर्म है वो आ जाएगा नीचे 2u साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके? कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये जो 2u है वो ये इस 2u में ख़त्म हो जाएगा, जी में ख़त्म हो जाएगा। तो साइन थीटा और ये जो है साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सो याद कर लो, अगर दो टाइम पीरियड आपको गिवन हो t1/t2, तो उसके लिए ये तीसरा फॉर्मूला भी है, इनका रेशियो है टेन ऑफ थीटा। अगर आपसे बोले कि एक जो है अगर आपसे बोले कि टाइम पीरियड का रेशियो है 1/√3, एक बॉडी है उसका टाइम पीरियड है t1 और दूसरी बॉडी है उसका जो टाइम है वो है √3, तो दोनों का रेशियो जो है t1/t2
1/√3 के इक्वल है। तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ तो, या एंगल बताओ तो एंगल आप निकाल सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ जो है और भी है कि कभी कभी आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी पूछी जाती है। इस वीडियो में सारी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से वीडियो अपना कंप्लीट हो गई है। इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। आपसे अगर पूछे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो याद कर लो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल किस तरह से होती है। एंगल आप निकालोगे, इस साइड क्या आ जाएगा वी वाई, यहाँ पर वी वाई है तो, और इस साइड क्या आ जाएगा वी एक्स। तो टेन थीटा आपने निकालना होगा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई अपान एक्स के। तो वाई में क्या है, वी वाई और वी एक्स। अच्छा, वी वाई किसके इक्वल है, थोड़ी देर पहले हमने किया, अगर बॉडी को ऊपर को आ रही है, यहाँ पर अगर एंगल पूछा है तो वी वाई की वो वैल्यू रखोगे, नीचे आ रही है तो वहाँ पर बॉडी की वो वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पर v माइनस वी साइन थीटा माइनस जी टी अपान वी कॉस थीटा, ये भी रख सकते हो जब बॉडी ऊपर जा रही हो तो। लॉन्चिंग एंगल अगर पूछे तो ये। अच्छा, लैंडिंग एंगल पूछे तो वी साइन थीटा प्लस जी टी अपान वी कॉस थीटा। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं, यहीं तक पूछेगा, लेकिन अगर आगे पूछे तो खुद से कर लो, इसलिए इतना बता रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज़ याद कर लो, इस पॉइंट पर जो बॉडी की पोजीशन होती है, इस बॉडी पर जो बॉडी की स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, वो इस पॉइंट पर भी वही वेलोसिटी होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन का फ़र्क होता है। यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी ऊपर को होती है, यहाँ पर नीचे को होती है। सही है। तो अगर पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी एट लॉन्चिंग एंड लैंडिंग पॉइंट, एट लॉन्चिंग एंड लैंडिंग, अगर ये ना भी बोल देंगे इन प्रोजेक्टाइल, तो एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव सपोज करना पड़ता है आपको वेक्टर के लिए। एक अगर सपोज करो ऊपर वाला डायरेक्शन मैंने सपोज किया कि पॉजिटिव है, तो नीचे वाला मैं क्या सपोज करूंगा, नेगेटिव। अब चेंज किस तरह से फाइंड करते हो आप, चेंज फाइंड करते हो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो नीचे को आ रही है वो तो होगी नेगेटिव में, तो माइनस यू, ठीक है। और ये फॉर्मूले वाला माइनस, चेंज किस तरह से होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस यू फाइनल फार्मूले वाला, और ये माइनस यू नीचे वाला, और ये माइनस फार्मूले का, और इनिशियल कितनी यू। तो माइनस यू कितनी आ जाएगी, -2u। तो चेंज इन वेलोसिटी होती है -2u। और चेंज इन मोमेंटम जो प्रोजेक्टाइल में होता है वो वो किसके इक्वल होता है, m डेल्टा वी के। और चेंज इन वेलोसिटी हमने कितनी फाइंड की है, -2u। तो वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम -2mu। ये जो नेगेटिव शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ओवरऑल जो चेंज है वो डाउनवर्ड है। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मैंने आपको जो है बता दी, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो भी मैंने बता दी। यहाँ पर जो स्पीड होगी और इस पॉइंट पर लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट पर स्पीड सेम होती है। एंगल आपने इस तरीके से जो है वो निकालना है, ठीक है। इस तरह से जो है आपने इसको करते जाना है। सो ये जो वीडियो थी मैंने ऑलमोस्ट इसमें सारे कॉन्सेप्ट वगैरह कवर किए, और जो भी चीज़ें MTCAT के लिए रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको सारी बता दी। बाकी आपको करनी है प्रैक्टिस, और जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ही फ़ायदा होगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे रिव्यू दें कमेंट्स में, मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो वो भी मुझे बताएं, ठीक है। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, तैयारी करती रहें।